ओके गाइस, सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग साइंस। अब हम साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और ये है आपका 6 Feb 2023। ओके ओके गाइस, अगर आप में से किसी के पास भी 3rd Gen और 12th Gen का अगर आपके पास पेपर है 2023 का, सॉरी 9th Gen एंड 12th Gen 2023 का अगर आपके पास रिस्पॉन्स शीट है या क्वेश्चन पेपर है, देन प्लीज शेयर। Pieces of 3 different materials, wood, metal, glass of equal mass and temperature are removed from a hot oven and dropped into crushed ice, which will melt more of ice. 3 प्रकार की आपने सामग्री ली है, लकड़ी, धातु और कांच, जिनका द्रव्यमान और तापमान जो है वो एक बराबर है। उन्हें गर्म भट्टी से निकाला जाता है और बर्फ के चूर चूर टुकड़ों पे डाला जाता है। इनमें से किसके द्वारा अधिक बर्फ पिघलेगी? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, धातु जो होती है दैट इज़ योर मेटल। ठीक है, मेटल जो होता है वो हीट का एक गुड एब्जॉर्बर होता है, और अगर आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट अगर कोई चीज़ है तो मेटल क्या होगी? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ये जितनी जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही जल्दी क्या करता है? हीट को रिलीज कर देता है। सेम गोज विथ कांच, सेम गोज विथ मेटल। ये सभी 3 प्रकार की सामग्रियां बर्फ की एक समान मात्रा को पिघलाएंगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये मेटल है। अब यहाँ क्या बचा? लकड़ी। लकड़ी जो होती है दिस इज योर बेड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, ये क्या करेगी? लकड़ी आपने देखा होगा बहुत धीरे धीरे हीट एब्जॉर्ब करती है, और जितना धीरे ये हीट एब्जॉर्ब करती है उतना ही लंबे टाइम तक ये जलती है और धीरे धीरे ये बुझना स्टार्ट होती है। तो लंबे टाइम तक अगर आप बर्फ़ के टुकड़ों पे लकड़ी को डालोगे तो वो ज़्यादा बर्फ़ को पिघलाएगी। क्यों? क्योंकि मेटल बर्फ़ में जाते क्या होगी? बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। सेम गोज विद कांच। सिर्फ लकड़ी है जो उसमें पड़ी पड़ी उसको धीरे धीरे आराम से उसको मेल्ट करती रहेगी। क्यों? क्योंकि लकड़ी, वुड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। यू आर प्रोवाइडेड विद पिंक कलर चाइना रोज सोल्यूशन एंड 3 टेस्ट ट्यूब। 3 टेस्ट ट्यूब हैं आपके पास, ए टेस्ट ट्यूब, बी टेस्ट ट्यूब और सी टेस्ट ट्यूब। तीनों में आपने क्या डाला है? चाइना रोज का सोल्यूशन। पहली टेस्ट ट्यूब में आपने 2 ड्रॉप सोल्यूशन डाला और इसका कलर कैसा हो गया? पिंक। दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने 2 ड्रॉप सोल्यूशन डाला, लेकिन ये कैसा है? नो चेंज, सेम इंटैक्ट कलर है। तीसरी टेस्ट ट्यूब में आपने फिर से 2 ड्रॉप सोल्यूशन डाला, लेकिन इसका कलर कैसा हो गया? ग्रीन। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, आप याद रखिएगा। एसिडिक सॉल्यूशन में जो चाइना रोज होता है, पहली बात तो चाइना रोज आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज याद करके जाइएगा। फिनोफ्थेलिन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, हल्दी हो गई। चाइना रोज हमेशा एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देता है? पिंक। ठीक है, और अगर फिनोफ्थेलिन की बात करें, वो आर्टिफिशियल इंडिकेटर होता है, वो बेसिक सॉल्यूशन में हमेशा पिंक कलर देता है। बी सॉल्यूशन में इसका कलर कैसा है? नो चेंज, यानी कि चाइना रोज का जो कलर है वो एग्जैक्ट इंटैक्ट है। तो ये क्या हुआ? आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि उसने कलर चेंज नहीं किया। और जो ग्रीन कलर होता है वो हमेशा बेसिक कलर में, ये बेस सॉल्यूशन जो है उसमें अपने कलर को देता है। एसिडिक सॉल्यूशन में पिंक कलर देगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन जो है वो सॉल्ट है, और थर्ड जो है आपका ग्रीन कलर दैट इज योर बेसिक सॉल्यूशन। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। फिनोफ्थेलिन की अगर बात करें तो एसिडिक में कोई कलर नहीं देता है, सॉल्ट में कोई कलर नहीं देगा, और बेसिक में ये लाइट पिंक कलर देता है। अगर आपसे हल्दी पूछी जाए तो हल्दी जो होती है वो आपकी एसिडिक कलर में कोई भी चेंज नहीं करेगी, सॉल्ट में कुछ चेंज कलर नहीं होता, और अगर बेसिक सोल्यूशन में देखा जाए तो ये ब्रिक रेड कलर जो है उसको प्रोड्यूस करती है। सो आई जस्ट होप यू गाइज आर क्लियर। नेक्स्ट है आपका, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द करेक्ट ऑर्डर टू इंडिकेट द प्रोसेस इन्वॉल्व इन ए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसमें एक प्रॉपर तरीके से हम चीज़ों को कैसे अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको कोई भी चीज़ प्रोसेस में डालनी है या फिर किसी भी चीज़ को आपको फिल्टर आउट करना है, तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उसमें से जितने भी वेस्ट सब्सटेंस है उसको आप क्या करोगे? रिमूव करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले लार्ज ऑब्जेक्ट जो होते हैं जैसे प्लास्टिक बैग हो गया, इनको क्या करते हैं? हम वहाँ से निकालते हैं, यानी कि ये फिजिकल एक्टिविटी होती है। सबसे पहले जितने भी बड़े बड़े सब्सटेंस है, जो भी आपके मोटे सब्सटेंस आपको दिख रहे हैं जो उसमें से निकालने हैं, सबसे पहले हम उसको वहाँ से निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं आपका, तो सबसे पहले बी होगा, फिर उसके बाद हम वेस्ट वाटर जो है उसको एक ग्रिट में डालते हैं, और जो सैंड होती है वो नीचे की तरफ, मतलब टैंक से जो सैंड होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, फिर होता है आपका वेस्ट वाटर जो होता है ग्रिट में जाएगा। ओके गाइज, आई थिंक देयर इज सम कंफ्यूजन। वापस देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लार्ज ऑब्जेक्ट जो होते हैं जैसे प्लास्टिक बैग है उसको हम रिमूव करेंगे। ठीक है, बाहर स्क्रीनिंग जो होती है उसके थ्रू, मतलब छान छून के उसको सबसे पहले अलग किया जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे?
आपका जो वेस्ट वाटर है वो ग्रिट में जाएगा जहाँ पे सैंड होती है और सैंड को टैंक से रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद सैंड, ग्रिट और पेबल्स जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं क्योंकि हम पानी को रोटेशन की जो स्पीड है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। उसके बाद वाटर जो है वो लार्ज टैंक में सेटल हो जाएगा और जो स्लोपी होता है उसके थ्रू उसको बाहर निकालते हैं। स्लज जो है उसको स्क्रैप आउट किया जाता है और जो स्कीमर होती है उसको फ्लोटिंग ग्रीस के थ्रू हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आपका जो वेस्ट वाटर फॉर्मूला, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है, इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली आपका सबसे पहले जितने भी आपके लार्ज सब्सटेंस होते हैं उनको रिमूव करना जरूरी होता है। ठीक है, जब आप उनको रिमूव कर दोगे तो हम उसके बाद इसमें फिजिकल प्रोसेस करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं और फिर हम उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, फिजिकल क्या हुआ आपका, सैंड, ग्रिट, लार्ज ऑब्जेक्ट जो होते हैं जैसे प्लास्टिक बैग, उनको रिमूव करते हैं हम पानी को किसके थ्रू पास करने से, बार स्क्रीन, मतलब फिल्टर लगे रहते हैं जिससे कि वो पानी तो निकल जाता है और जितने भी आपके प्लास्टिक बैग्स या बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती है वो वहीं पे स्टक हो जाती हैं। उसके बाद क्या हुआ था, आपका वेस्ट वाटर जो है वो ग्रिट में जाता है। ग्रिट में क्या होते हैं, बजरी होती है, बजरी से पानी रोटेट होता है जिससे जितनी भी गंदगी होती है वो टैंक में रिमूव हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं कि जो वेस्ट वाटर है उसमें मिट्टी, ग्रिट और पेबल्स, मतलब जितने भी कंकड़ पत्थर हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे क्योंकि हम वेस्ट वाटर पानी की जो स्पीड होती है उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो वाटर होता है उसको एक लार्ज टैंक में सेटल करेंगे एक स्लोप के साथ। फिर उसके बाद स्लज जो होता है यानी कि जो भी ऊपर से गंदगी आती है उसको स्क्रैप आउट किया जाता है और जो ग्रीस होती है उसको हम बाहर निकाल के फेंक देते हैं। फिर इसको डिसइंफेक्टेंट किया जाता है क्लोरीन ट्रीटमेंट के द्वारा। बेसिकली एक बहुत क्रूशियल प्रोसेस होता है जो एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होता है। सबसे पहली प्रोसेस कौन सी होती है इसमें, फिजिकल। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं, फिर हम इसमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं, फिर इसमें हम टर्शियरी ट्रीटमेंट देते हैं और लास्ट में हम इसमें डिसइंफेक्टेंट ऐड करते हैं। ओके, सो आई जस्ट होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है। इसमें फिल्ट्रेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है, बहुत सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होंगी। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। हिंदी में देख लीजिए, सबसे पहले बड़ी वस्तु जैसे प्लास्टिक बैग को अपशिष्ट जल को स्तंभ स्क्रीन से गुजार कर निकाल दिया जाता है, ये फिजिकल प्रोसेस है। उसके बाद हम अपशिष्ट जल एक बजरी और रेत निष्कासन टैंक में प्रवेश करवाते हैं, ये आपका फिजिकल प्रोसेस है। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, आवक अपशिष्ट जल की गति कम करके रेत, बजरी और कंकड़ को नीचे सेटल डाउन होता है, ये सेडिमेंटेशन होता है आपका। उसके बाद मध्य में ढलान लिए एक बड़े टैंक में जल को रखा जाता है, फिर अवपंग को हटाया जाता है, कलछी से तैरती ग्रीस जो है उसको निकाल दिया जाता है। उसके बाद क्लोरीन ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे कि वाटर जो है वो डिसइंफेक्टेंट हो सके। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है द वायर फॉर्मिंग द फ्री एंड ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए सेल एंड ए स्विच आर कनेक्टेड टू द फॉलोइंग वायर वन अनदर। तो जो वायर है, मतलब अब बेसिकली इसमें क्या किया, एक सर्किट तैयार किया गया है, एक सेल को और एक स्विच वाले सर्किट में जो खुले सिरे वाले तार हैं उनको एक के बाद एक जो है वो जोड़ा जाता है। इसमें पहले वायर की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और दूसरे वायर की उसकी थिकनेस है 3 मिलीमीटर। दूसरा वायर की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और थिकनेस है 7 mm। अब यहाँ पे पूछा है कि ज़्यादा हीट किस वायर में बनेगी, ए में, बी में, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी और दोनों में ही हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है कि हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि दोनों में ही हीट प्रोड्यूस होगी। ये बिल्कुल गलत है कि दोनों में इक्वल अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि एरिया जो है एक का कम है और एक का ज़्यादा है। अब जो यहाँ पे पूछा है आपसे कि मोर हीट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द केस ऑफ ए एंड द मोर हीट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द केस ऑफ बी। तो सबसे ज़्यादा जो हीट प्रोड्यूस होगी वो आपकी होगी केस ऑफ बी में। क्यों? क्योंकि एरिया यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। रेजिस्टेंस का अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा एरिया उतना कम होगा, ठीक है। और लेंथ जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या है, लेंथ बिल्कुल इक्वल है, तो दोनों में प्रतिरोध बिल्कुल इक्वल होगा। लेकिन थिकनेस जो है वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब थिकनेस ज़्यादा होगी तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टकराएंगे, ठीक है। और जितना ज़्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराएंगे तो उस केस में क्या होगा, वो
पार्टिकल जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे से टकराएंगे और एक जगह क्या होंगे, स्टक हो जाएंगे। मान लीजिए ये कोई वायर है, ठीक है, ये कॉपर वायर है, ये बहुत चौड़ा है। अब इस केस में क्या होगा, ये एक दूसरे से टकराने लगेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स टकराने लगते हैं तो उस केस में यहाँ पे हीट जनरेट होने लग जाएगी। और यही आपसे पूछा है कि निम्नलिखित तारों से अगर उसको जोड़ा जाता है तो सबसे ज़्यादा ऊष्मा किस में होगी, ए में और बी में। तो बी जो है वो 7 mm मोटाई वाला है, और रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस का मेन काम होता है आपके इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को इनिवेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम। ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। जो क्विक लाइम होता है ना, उसे हम बोलते हैं आपका कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बनता कैसे है, जब कैल्शियम को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं देन इट मेक्स योर कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को ही बोला जाता है आपका क्विक लाइम, और इसी को ही बोला जाता है बिना बुझा चूना, ठीक है। जब इस क्विक लाइम को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनाता है आपका स्लेक्ड लाइम। जो स्लेक्ड लाइम होता है इसे हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है। अब इस स्लेक्ड लाइम को यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये जो CaOH2 होता है, इसको हम क्या करते हैं, जब CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम संगमरमर बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं, और आपका लाइमस्टोन बोला जाता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा CO2 इसमें फ्लो करेगी उतना ज़्यादा इसका कलर दूधिया कन्वर्ट होता जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम, यानी कि क्विक लाइम CaO ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ, CO + H2O, तो क्या बना आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डीकम्पोजिशन है, कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है जिसमें दो रिएक्टेंट A + B मिलके आपका AB एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक सब्सटेंस जो होता है वो दूसरे सब्सटेंस को रिप्लेस करके उसके साथ बाइंड अप हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ Fe है और यहाँ पे CuSO4 है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को रिमूव करके खुद इस सॉल्ट सॉल्यूशन को बना लेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, FeSO4 + Cu, ओके। ये होता है आपका विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डीकम्पोजिशन होता है कि अगर आपका कोई सिंगल रिएक्टेंट है वो अगर दो प्रोडक्ट्स बनाता है, दिस इज योर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्विक लाइम एक रिएक्टेंट हुआ कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर एक दूसरा रिएक्टेंट हुआ, दोनों ने मिलके क्या किया, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। तो ये क्या होती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये दोनों तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। दूसरा जो स्लेक्ड लाइम होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है क्या, लाइमस्टोन बनाने के लिए, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ A रिएक्टेंट हुआ, यहाँ B रिएक्टेंट हुआ, दोनों मिलके क्या बनाए, एक सिंगल प्रोडक्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो द बोथ आर योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पिचर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट्स, बिल्कुल सही बात है। जैसे ड्रोसेरा होता है आपका, ये क्या होता है आपके पिचर प्लांट, ये क्या करते हैं आपके इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है ना उसका मेन पिगमेंट होता है मैग्नीशियम, लेकिन मैग्नीशियम जो होता है उसको बूस्टअप करने के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, और जितने भी पिचर प्लांट होते हैं इनको नाइट्रोजन जो होती है वो डेफिशिएंट होते हैं, इसीलिए ये इंसेक्ट्स को एनगल्फ करके अपनी बॉडी में नाइट्रोजन को फिलअप करने की कोशिश करते हैं। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो आपका एक अमाइनो एसिड है जिसे हम बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं, प्रोटीन होता है नाइट्रोजन। जितनी भी दालें होती हैं, जो भी होता है, इन सब में सोयाबीन हो गया, दाल हो गया, चना हो गया, इन सब में क्या होता है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस नाइट्रोजन की अगर बॉडी में कमी होने लगे तो उस केस में क्या होता है, प्रोटीन कम बनने लगता है। तो इन प्लांट्स में प्रोटीन्स को कवर अप करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, इंसेक्ट्स का एनगल्फ करते हैं। क्योंकि पिचर प्लांट जो है वो क्लोरोफिल नहीं रखता अपने फूड को बनाने के लिए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है। क्यों, क्योंकि पिचर प्लांट इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इन्हें ही कार्निवोरस प्लांट बोला जाता है, इन्हें ही ओमनिवोरस प्लांट बोला जाता है। लेकिन ये गलत है कि पिचर प्लांट के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता खाना बनाने के लिए। इनके अंदर क्लोरोफिल होता है लेकिन नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है, और इस नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को फिलअप करने के लिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करके उनको खा जाते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिगमेंट फॉर क्लोरोफिल, ओके। तो यहाँ ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट है ए कंपाउंड एक्स रिएक्ट्स विद जिंक टू प्रोड्यूस ए एंड हाइड्रोजन गैस। ये कोई कंपाउंड है आपका एक्स, इसने जिंक के साथ रिएक्ट किया, इसने बनाया कोई ए जो भी सॉल्ट है, और एक हाइड्रोजन गैस इसने जो है वो रिलीज की है।
बट ऑन रिएक्शन विद डाईहाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि X जो है जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बना देता है आपका वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है X क्या है। यहाँ पे X जो होता है, मान लीजिए यहाँ पे मैं लूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मैंने लिया NaOH। ठीक है, NaOH ने जिंक के साथ रिएक्ट किया, तो जब NaOH जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, क्योंकि ये एक सॉल्ट बना देगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो कोई भी ए कंपाउंड बनाएगा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि लेकिन डाईहाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने पर, लेट सपोज आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अब ये HCl के साथ अगर रिएक्ट करता है तो यहाँ क्या बनेगा, एक तो आपका सॉल्ट बन जाएगा NaCl और ये रिएक्ट करके क्या बना देगा, वाटर। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बिल्कुल सही है। फिर है सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हम H2SO4 को यहाँ लें, लेट सपोज यहाँ हमने H2SO4 लिया तो यहाँ पे वाटर कंपोजिशन बनेगा ही नहीं। ठीक है, अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लें, लेट सपोज यहाँ पे NaOH की जगह अगर हम KOH लें तो KOH जो है वो भी क्या करेगा, वाटर को रिलीज करेगा और KCl जो है वो सॉल्ट बना देगा। तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही सही हैं। सो 1 and 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट है ए कंटेनर A कंटेन्स 10 लीटर ऑफ वाटर वेयरएज कंटेनर B कंटेन्स 10 लीटर ऑफ मस्टर्ड ऑयल, यानी कि एक कंटेनर A है, एक कंटेनर B है, इसमें है आपका 10 लीटर पानी, इसमें है आपका 10 लीटर ऑयल। तो पानी जो है वो दोनों कंटेनर में इनिशियली 40 डिग्री सेल्सियस पर है, लेकिन दोनों कंटेनर्स को अब क्या किया, 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें सही है, ज़्यादा हीट A में ट्रांसफ़र होगी, ज़्यादा हीट B में ट्रांसफ़र होगी, इक्वल हीट ट्रांसफ़र होगी दोनों में, कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी A और B में। तो नीचे के जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो तो बिल्कुल गलत है कि इक्वल हीट ट्रांसफ़र होगी और कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गए। जब आप गर्म कर रहे हो, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो हीट तो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी। दूसरी चीज़, ए में क्या है आपका, पानी है, पानी की जो स्पेसिफिक हीट होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। पानी की स्पेसिफिक हीट होती है आपकी 4181 किलो जूल पर के इनवर्स। ठीक है, ये होती है आपकी वाटर की स्पेसिफिक हीट, जबकि ऑयल की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो मात्र 2000 किलो जूल के इनवर्स होती है। तो इस केस में क्या होगा, पानी जो है वो बहुत जल्दी जल्दी वेपर में कन्वर्ट होता है, लेकिन ऑयल जो है वो बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। ऑयल को हीट अप होने में ही बहुत टाइम लगता है। अगर आप गैस पे भी नॉर्मली भी रख के देखेंगे तो पानी जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन जब आप ऑयल को गर्म करते हैं तो उस केस में वो गर्म होने में टाइम लेता है। अब अगर आपसे पूछे कि स्पेसिफिक हीट होती क्या है, स्पेसिफिक हीट होता है एक मतलब अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि हीट की एक मात्रा जो कि रिक्वायर्ड होती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 सेल्सियस डिग्री, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस में आप 1 ग्राम सब्सटेंस को गर्म करने के लिए जो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 1 ग्राम सब्सटेंस जो होता है उसके टेम्परेचर को जब आप बढ़ाते हैं, क्यों, क्योंकि उसको गर्म करने के लिए हम हीट देते हैं। आई जस्ट होप की डेफिनेशन आपको समझ में आई है। 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसको हम इंक्रीज करते हैं किसमें, 1 ग्राम सब्सटेंस में। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसमें हीट जो है वो उसमें हम इंड्यूस कराते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो जूल पर ग्राम होती है, जूल पर ग्राम पर सेल्सियस। ठीक है, पानी जो होता है उसकी स्पेसिफिक हीट होती है आपकी 4181 किलो जूल इनवर्स के इनवर्स, और जो ऑयल होता है उसकी होती है 2000 किलो जूल के इनवर्स। तो यहाँ पे जो हीट है वो किस में ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी, ए में। ठीक है, सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट, क्योंकि पानी जो है वो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, जबकि ऑयल जो है उसको कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। तो सबसे ज़्यादा ऊष्मा जो है वो पानी में स्थानांतरित होगी एज कम्पेयर टू बी। Shikha looked at the lower surface of a leaf through a microscope and observed numerous small openings. What are these? जो शिखा है वो पत्ती की सरफेस पे देखती है माइक्रोस्कोप के थ्रू और बहुत छोटी छोटी सी ओपनिंग वहाँ देखती है। तो ये वेन्स है, स्टोमेटा है, मिडरिब है और प्लास्टिड है। पहली बात तो ये आपकी पत्ती है, बीच में जो एक वेन जाती है उसे हम बोलते हैं मिडरिब। इससे जो छोटी छोटी सी शिराएं निकलती हैं उन्हें हम बोलते हैं वेन्स। स्टोमेटा होता है पत्ती के ऊपर छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं ऐसी सेम लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटल ओपनिंग जो होती है वो दिन के टाइम होती है और जो क्लोजिंग होती है वो इवनिंग टाइम में होती है। क्लोरोफिल जो होता है वो आपके स्टोमेटा जो खाना वाना बनता है वो सारा स्टोमेटल ओपनिंग की वजह से ही होता है। दूसरी चीज़, एक बार सीटेट ने पूछा था कि स्टोमेटा में कौन कौन सी सेल्स होती हैं। एक होता है आपका गार्ड सेल्स,
ये दोनों जो सेल्स होती है इन्हें ही हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। एक होती है आपकी सब्सिडियरी सेल्स, इनके चारों तरफ इनको प्रोटेक्शन देने के लिए सब्सिडियरी सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती हैं। मैक्सिमम प्लांट जो होते हैं ना उनमें स्टोमेटा ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, नीचे प्रेजेंट होता है। लेकिन जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं यानी कि वाटर सबमर्ज्ड प्लांट जो होते हैं उनमें जो स्टोमेटा होता है वो पत्ती के ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि पत्ती जो है वो पानी को टच करती है, पानी में डूबी रहती है। अगर स्टोमेटा पूरे टाइम पानी में डूबे रहेंगे तो वो गल के खराब हो जाएंगे। इसलिए स्टोमेटा एक्वेटिक प्लांट्स में ऊपर की तरफ होता है, जिसकी वजह से जब ज़रूरत हो सनलाइट जब पड़ती है तो स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाते हैं और पत्तियां अपना खाना बना लेती हैं। प्लास्टिड जो होता है वो आपके 3 टाइप के होते हैं, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है अमाइलोप्लास्ट। जो अमाइलोप्लास्ट होता है वो फूड स्टोरेज में हेल्प करता है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्रोमोप्लास्ट जो है वो पत्तियों को कलर देने में हेल्प करता है। तो यहाँ क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक ABC, नेम ऑफ द सॉल्ट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि सॉल्ट जो है, ये जो सॉल्ट बने हैं वो कैसे बने हैं, कौन से बेस और कौन से एसिड से इनकी रिएक्शन करवाई जाए तब जाके ये सॉल्ट कंपोजिशन जो है वो हमको मिला है। HNO3 जो है, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रेट ऑब्टेन करने के लिए हम किससे इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे बेसिकली आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको जब हम HNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट। ये क्या बना देगा, MgNO3, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O। ठीक है, वापस देख लीजिए, मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉल्ट है हमारे पास, ये बना कैसे है, बेस क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एसिड क्या है HNO3। तो यहाँ पे H और OH जो है ये तो वाटर रिलीज कर देगा और मैग्नीशियम नाइट्रेट जो है वो क्या हो जाएगा आपका MgNO3। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा ना कि मैग्नीशियम, तो ये तो सही है। पोटेशियम सल्फेट कैसे बना है, अगर हम H2SO4 जो है उसको किसके साथ रिएक्ट करवाएं, अगर हम उसको KOH के साथ रिएक्ट करवाएं तो आपका जो है वो पोटेशियम सल्फेट जो है वो बन जाएगा। कैसे, पोटेशियम सल्फेट क्या होता है आपका KSO4, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका H2SO4 जो है वो बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है KSO4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H2SO4 जब KOH के साथ रिएक्ट करेगा सो दैट विल बी योर पोटेशियम सल्फेट। तो KOH सही है, KOH सही है। ठीक है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट होता है आपका CaNO3, तो यहाँ क्या है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस अगर हम HNO3 के साथ इसको रिएक्ट करवाएं तो ये क्या बना देगा आपका CaNO3 और वाटर जो है वो यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम नाइट्रेट कैसे बना है, जब आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को HNO3 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वाटर रिलीज होगा और MgNO3 आपका बन जाएगा। पोटेशियम सल्फेट कब बना है, जब आप KOH जो है उसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वाटर रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे KSO4 जो है वो आपका कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए ज़रूरी है जब आप उसको HNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, यहाँ पे मान लीजिए HNO3 है तो यहाँ क्या होगा कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा और वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 71। अ स्टूडेंट इज ट्राइंग टू फाइंड आउट अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ, एक विद्यार्थी जो है वो एक दीवार पे दूरस्थ इमारत की छवि को उत्पन्न कर एक उत्तल लेंस की लगभग फोकस दूरी का पता लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो दूर इमारत है उसकी इमेज जो है वो उसको धुंधली दिखाई दे रही है। अब उस इमेज को उसको स्पष्ट छवि में प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तो स्पष्ट इमेज को ऑब्टेन करने के लिए जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो हमेशा कॉनकेव मिरर जैसी होती है। ठीक है, तो जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज भी बनती है और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज भी बनती है। अब इसको चाहिए कि इमेज जो है वो प्रॉपर दिखाई दे, तो उस कंडीशन में ये क्या कर सकती है कि या तो लेंस को बिल्कुल पास लेके आए या फिर लेंस को बिल्कुल दूर लेके जाए। तो लेंस को जब आप फोकल लेंथ को ऑब्टेन करने के लिए ज़रूरी होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे जो रेडिएशन निकल रहा है, जो रिफ्लेक्शन है वो पूरा फोकल लेंथ पे हो, यानी कि F पे आपकी सारी रेडिएशंस आए। तो उस कंडीशन में लेंस को जब आप आगे पीछे करते हो तो लेंस को इसकी स्थिति के आधार पर या तो दीवार से दूर
या फिर दीवार की ओर खिसकाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज भी इसमें बनती है जब एफ और सी के बीच में होती है, सी पे होती है, इक्वल इमेज भी बनती है। और वर्चुअल और इरेक्ट कब बनती है? जब फोकस और पी के बीच में होती है। इसमें वर्चुअल, इरेक्ट और आपकी बिल्कुल एनलार्ज इमेज बनती है। और रियल और इन्वर्टेड में क्या होगा आपका, सॉरी, यहाँ पे इमेज कैसी बनेगी आपकी, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। यहाँ जो इमेज बनती है वो रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड होती है और यहाँ पे डिमिनिश्ड हो जाएगी। अगर आपको क्लियर इमेज चाहिए ब्लर इमेज को छोड़ के, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रियल इमेज लेनी पड़ेगी। और रियल इमेज के लिए लेंस को या तो वो आगे खिसका सकती है या फिर वॉल की तरफ अब इसी पोजीशन में खिसका सकती है। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। जो रूमिनेंट्स होते हैं ना, ये मीथेन रिलीज करते हैं। दूसरा, ये क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं लेकिन उसको पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं और वापस उसे मुंह में लेके आके उसे कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो ये स्वेलो करते हैं खाने को, यानी कि जल्दी से निगल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको ये पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं, फिर वापस इसको चू करते हैं। आपने देखा होगा कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि जानवर जैसे जुगाली कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनका मुंह पूरा दिन चलता है, क्योंकि ये पार्शियली उसको डाइजेस्ट करते हैं, वापस मुंह में लेके आते हैं और फिर उसका कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। पहले खाने को निगलते हैं, फिर उसको पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं, फिर चबाते हैं और फिर उसको पूरा डाइजेस्ट कर देते हैं। A girl brings a positively charged rod and a negatively charged rod one by one near a very thin stream of water dripped from a tap. यानी कि पानी से जो है वो बहुत बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है। अब एक लड़की धनावेशित छड़ और ऋणावेशित छड़ को एक एक करके उस धारा के नज़दीक लाती है, तो पानी जो है वो किस दिशा में जाएगा। पहली बात तो वाटर का जो फॉर्मूला होता है ना टैप वाटर का, वो होता है H2O। H के ऊपर होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और O के ऊपर होता है आपका नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे लड़की पॉजिटिव रॉड भी ला रही है और नेगेटिव चार्ज रॉड भी ला रही है, तो जो पॉजिटिव चार्ज रॉड होगी ना वो तो जाएगी ऑक्सीजन की तरफ, और जो नेगेटिवली चार्ज रॉड होगी वो कहाँ जाएगा, आपका पानी हाइड्रोजन की तरफ। तो यहाँ पे धनावेशित छड़ और ऋण आवेशित छड़ दोनों की तरफ जल जो है वो मुड़ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन वाले पार्टिकल ऋणावेशित छड़ की तरफ जाएंगे और ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव रॉड की तरफ जाएंगे। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। व्हाट आर ए एंड बी? प्रोसेस ऑफ स्लीपिंग ऑफ वाटर इन ग्राउंड, यानी कि धरती में जब जल रिसता है, धरती के अंदर ही जब जल फिल्टर होता है। आपने देखा होगा ना कई इंटरनल सोर्स होते हैं, भूमिगत सोर्स, जहाँ से बहुत अच्छा पानी निकलता है, मीठा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो वो जो होती है दैट इज सीपिंग ऑफ वाटर, यानी कि पानी जो है वो धरती के अंदर ही फिल्टर होके बाहर आ रहा है, उसे हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, यानी कि जल के अंदर ही पानी का फिल्टर होना। ग्राउंड वाटर होता है जो नॉर्मली हम खुदाई वुदाई करते हो पानी बाहर आता है, और एक होता है ग्राउंड वाटर स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो वाटर टेबल, यानी कि जो भूमिगत जल स्तर है उसमें नीचे कठोर चट्टान होती हैं, उनके बीच बीच में जो वाटर का स्टोरेज होता है ना दैट इज योर एक्वाफायर, यानी कि जलभर। ये नॉर्मल टर्म्स हैं, आपको याद रखनी पड़ेंगी। पानी का अगर अंडरग्राउंड फिल्ट्रेशन हो तो उसे हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, और अगर ग्राउंड वाटर जो है उसके नीचे जो रॉक्स होती हैं उनके बीच में पानी अगर स्टोर हो तो उसे हम बोलते हैं एक्वीफायर। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के रिगार्डिंग क्या सही है? इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू ओव्यूल, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू ओवरी, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर पॉलन फ्रॉम स्टिग्मा टू एंथर। जो पॉलिनेशन होता है ना इसमें पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पे। फूल जो होते हैं, पेड़ मतलब जो भी फ्लावर होता है उसके अंदर एक तो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं आपके एंथर, इधर होता है आपका पिस्टिल, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेमेन, सॉरी एंथर नहीं, इसको बोलते हैं स्टेमेन और इसको बोलते हैं पिस्टिल। स्टेमेन जो होता है उसमें एक तो फिलामेंट होती है और ऊपर एंथर सैक होता है, एंथर सैक के अंदर बहुत सारे आपके एंथर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पिस्टिल जो होता है उसमें स्टाइल होती है, स्टिग्मा होती है, ओवरी होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, प्लेसेंटा होता है। यहाँ से जो एंथर्स होते हैं यानी कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं। स्टिग्मा से ये स्टाइल के थ्रू ओवरी में जाके ओव्यूल्स के साथ फर्टिलाइज हो जाते हैं, और जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन होगा तो 2n जाइगोट बनता है, जिस केस में ओवरी जो है वो तो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है और जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स में कन्वर्ट
हो जाते हैं। ठीक है, फ्लावर्स जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और बाइसेक्सुअल भी होते हैं। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनमें क्या होता है, आपके जो फूल होते हैं ना, मतलब एक ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, या तो मेल या फीमेल। और जो बाइसेक्सुअल होते हैं उनमें दोनों ही एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर आपसे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कोई पूछेगा ना, तो उसमें आता है आपका ब्रिंजल, टमाटो, चिली, ये सारे क्या होते हैं, आपके बाइसेक्सुअल होते हैं। और अगर आपसे यूनिसेक्सुअल कोई पूछेगा तो उसमें आएगा आपका करेला, पपाया, पंपकिन और कुकुम्बर। इनमें क्या होता है, सिर्फ एक ही आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर एडेड टू अ कॉपर सल्फेट पाउडर एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हॉट वाटर। कुछ ड्रॉप जो है सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड की गई हैं कॉपर सल्फेट पाउडर में, और कुछ अमाउंट जो है हॉट वाटर में। ठीक है, यानी कि गर्म पानी का एक अमाउंट है और कॉपर सल्फेट का एक अमाउंट है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंद डाली गई हैं। ऑन कूलिंग द अबव, इसको जब आप ठंडा करते हो तो ब्लू कलर के जो क्रिस्टल्स हैं वो वहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं। अब आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा तो फिजिकल चेंज है और कौन सा जो है वो यहाँ पे केमिकल चेंज है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे ना, तो फिजिकल चेंज जो होता है इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, जबकि जो केमिकल चेंज होते हैं उसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। फिजिकल चेंज जो होता है ये रिवर्सिबल होता है, जबकि केमिकल चेंज कैसा होता है आपका, इरिवर्सिबल। अब यहाँ पे देखिए, स्टेप ए जो है वो क्या है, फिजिकल चेंज है? नहीं, आपने सल्फ्यूरिक एसिड की बूंद डाल दी है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में और आपने हॉट वाटर के अंदर उसको डाला है। जब आप CuSO4 जो है और वाटर, इसमें क्या कर रहे हो, H2SO4 डाल रहे हो, तो ये आपस में रिएक्ट होके अलग कंपाउंड को फॉर्म करेंगे और इसका जो आउटकम होगा वो बिल्कुल अलग होगा। तो ए जो क्या है वो तो केमिकल चेंज है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन बी में क्या है, और कूलिंग द अबव, जब आपने इसको ठंडा कर दिया तो ब्लू कलर के क्रिस्टल जो है वो सेपरेट हो गए। जहाँ क्रिस्टलाइजेशन होगा ना, क्रिस्टलाइजेशन टर्म हमेशा एक फिजिकल चेंज होता है, ये बिल्कुल दिमाग में स्टोर करके रखिएगा। जहाँ भी आपको क्रिस्टलाइजेशन वर्ड दिखे या क्रिस्टल वर्ड दिखे, दैट इज ऑलवेज फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि ये रिवर्सिबल चेंज होता है। आप इसको वापस इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इसको वापस इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ए जो है वो केमिकल चेंज है, लेकिन स्टेप बी जो है वो आपकी फिजिकल चेंज होगी। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। याद रखिएगा, जैसे ही आप कूलिंग करोगे ये ब्लू कलर क्रिस्टल्स बने हैं और क्रिस्टलाइजेशन हमेशा एक फिजिकल चेंज होता है। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर सल्फेट के पाउडर में और गर्म पानी में ऐड करते हो, दैट वुड बी कम्प्लीटली केमिकल चेंज, और यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बनेगा और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। अब है आपको मैच करना है, ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है, फॉर्मिक एसिड किस में होता है, मैलिक एसिड किस में और एसिटिक एसिड किस में है। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ना वो हमेशा आपका टमाटर और पालक में मिलता है, जिसे हम बोलते हैं स्पिनच। जिन लोगों को किडनी स्टोन हो जाता है उनको सबसे पहले टमाटर और पालक छोड़ने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल बना लेते हैं। जो फॉर्मिक एसिड होता है वो हमेशा बी स्टिंग में होता है। फॉर्मिक एसिड जो होता है इसके अगेंस्ट हम क्या लेते हैं, कैलामाइन। कैलामाइन जो होता है वो एक बेस होता है, ये एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट और वाटर बना देंगे। मैलिक एसिड जो होता है वो हमेशा सेम में होता है। एसिडिक एसिड जो होता है वो हमेशा विनेगर में होता है, दिस इज द वीक एसिड। अब यहाँ पे आपसे पूछे ऑक्जेलिक एसिड का क्या है, बी, ए का क्या हुआ, बी, फॉर्मिक एसिड का क्या होगा, सी, तो सेकंड का क्या होगा, सी, थर्ड का ए और फोर्थ का डी। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है रीड द स्टेटमेंट्स बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन बताना है स्टेटमेंट्स पढ़ के। टाइटनिंग ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ए सितार डिक्रीज द पिच ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इट। जो तार को जब आप स्ट्रिंग्स हैं यानी कि सितार के जो वायर होते हैं उनको जब आप टाइट करते हो तो साउंड की जो पिच होती है वो इससे डिक्रीज होती है। पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, क्योंकि साउंड की जो पिच होती है वो डिपेंड करती है स्ट्रिंग के टेंशन पर। तो यहाँ पे क्या है, पहली बात तो जब आप सितार के तारों को टाइट करते हो, जो तबला वादक होते हैं या गिटार वाले जो होते हैं जितने भी लोग, वो स्ट्रिंग्स को ना टाइट करते हैं। क्यों? क्योंकि साउंड की जो पिच होती है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब वायर तार को जितना ज़्यादा खींचोगे उसमें क्या होगा, उतना ज़्यादा टाइटनेस आएगी, और टाइटनेस आने से क्या होगा, साउंड उतनी ज़्यादा श्रिल निकलेगी। और जो साउंड का पिच होता है वो तार के टेंशन पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर तार लूज होंगे तो उस केस में साउंड जो होता है वो बहुत मतलब अजीब सी आवाज़ निकलेगी, जो फटी फटी आवाज़ होती है वो वहाँ पे प्रोड्यूस
होगी। तो यहाँ पे S1 जो है वो गलत है, बट S2 जो है वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ से एक चीज़ देखिएगा, अगर आपसे पिच पूछा जाए, पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी पिच उतनी ज़्यादा होगी और आवाज़ उतनी ही श्रिल होगी। अगर पिच कम है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी और आवाज़ में श्रिलनेस उतनी ही कम होगी, मतलब वो आवाज़ चुभेगी। और अगर पिच ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो आवाज़ सॉफ्ट होती है, जैसे कोयल की आवाज़ हो गई, सिंगर्स की आवाज़ हो गई। अगर आपसे पूछा जाए एम्पलीट्यूड, जो प्रबलता होती है ना, वो आवाज़ के आयाम को डिटरमाइन करती है, मतलब आवाज़ की मतलब लाउडनेस, ठीक है, कि मतलब हम कितने डेसिबल तक की आवाज़ सुन सकते हैं, दिस इज़ योर लाउडनेस। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हर्ट्ज में मेज़र की जाती है, बेसिकली पिच को हर्ट्ज में मापा जाता है, और जो एम्पलीट्यूड होता है उसको डेसिबल के अंदर मापा जाता है, कि आप कितनी लाउड आवाज़ जो है उसको सुन सकते हैं और कितनी लाउड आवाज़ को आप नहीं सुन सकते। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है S1 इज फॉल्स बट S2 इज ट्रू। क्यों? क्योंकि जो साउंड का पिच होता है वो तारों के तनाव पे डिपेंड करता है। अगर तार को आप तनाव खींच रहे हो, मतलब उसको टाइट कर रहे हो, तो साउंड जो होती है उसकी जो पिच होगी वो बहुत ज़्यादा श्रिल हो जाती है और साउंड ऑफ द पिच विल गेट इंक्रीज्ड। नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। कई बार हम जिम वगैरह जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं। उस केस में क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई एकदम से इनिबिट हो जाती है और लैक्टिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो इसमें क्या बनेगा आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है। जैसे ही बॉडी में लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होता है, हमारे हाथ पैर जो हैं वो मसल्स जो हैं वो दर्द करने लग जाती हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई जहाँ पे होगी वहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से वर्किंग करेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो एनारोबिक का मतलब ही यही होता है जहाँ ऑक्सीजन ना हो। एल्कोहल क्या होता है आपका C2H5OH, जहाँ पे भी हम इथेनॉल प्रोडक्शन करते हैं ना, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका C2H5OH में, और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे रिलीज होती है, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा एनारोबिक रिएक्शन में, इथेनॉल और CO2 में, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज के दौरान हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान बनता है। दूसरी चीज़ जो ये आपका इथेनॉल होता है, जितना भी वाइन प्रोडक्शन होता है, जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वहाँ पे इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। जो बुदबुदाहट होती है जब आप इडली का बैटर बनाते हो या केक का बैटर बनाते हो, तो उसमें छोटे छोटे से बबूले उठते हैं, ये जो बबल्स होते हैं, दिस इज़ योर CO2 गैस। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है A teacher has wound a long piece of copper wire around a iron nail in the form of a coil. Free end of the wire are connected to a cell through a switch to complete the circuit. What will happen? The switch is closed. टीचर ने क्या किया, तांबे का एक तार है, उसका एक लंबा टुकड़ा है, उसको एक लोहे की कील पर कुंडली के रूप में लपेटा, मतलब ये एक आयरन नेल है, इसके ऊपर तांबे के तार को ऐसे लपेट दिया। अब सर्किट पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, स्विच के रास्ते से सेल को जोड़ दिया। एक चीज़ याद रखिएगा, हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, एक वायर जो होता है, मतलब एक कॉइलिंग करते हैं एक मेटल के वायर की, और उसको पूरी तरह से किसी भी आयरन नेल के ऊपर लपेट देते हैं। जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो उसमें आयोनाइजेशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, तो परमानेंट नहीं लेकिन टेम्परेरी स्टेट के लिए ये जो आयरन नेल होती है और जो वायर है, ये क्या करते हैं, मैग्नेट के जैसे एक्ट करने लग जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी इनिबिट करोगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बंद करोगे, पावर सप्लाई कट करोगे, तो उस केस में ये वापस कैसी हो जाएगी, अनस्टेबल मैग्नेट, यानी कि जो लोहे की कील होती है वो अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। आयरन नेल विल गेट डीमैग्नेटाइज, नहीं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी लेकिन वो अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाती है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो वो मैग्नेटिज्म शो करेगी, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिसिटी बंद होती है वो क्या करेगी, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड बी एम्फेसाइज्ड बाय द टीचर फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट। क्रिटिकल थिंकिंग होती है जहाँ पे बच्चा किसी भी सोल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम के या किसी भी सिचुएशन के प्रॉज और कॉन्स सब दिखता है, चीज़ों को एनालाइज करता है। तो यहाँ पे विलिंगनेस टू रिव्यू वर्क डन फॉर इट्स फर्दर इम्प्रूवमेंट, मतलब बच्चे के अंदर इतनी विलिंगनेस होती है कि वो किए गए कार्य में अधिक सुधार हेतु पुनरावलोकन की सहर्ष इच्छा जताए, अपनाई गई विधि के पक्ष में और उसके विरुद्ध पहलुओं को ज्ञात करना, वैज्ञानिक विषय के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और एक दूसरे के विचार और दृष्टिकोणों का सम्मान करना।
ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए और बी। पहली बात तो जब बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होगी ना तो वो इतना बिलिंगफुल होगा कि वो रिव्यू कर सके जो काम उसने किया है उसको, और उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। दूसरा, ऐसे एस्पेक्ट्स को वो मालूम कर सकता है जो मेथड उसने यूज़ किया है उसके क्या तो अगेंस्ट में और क्या उसके फेवर में है। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट साइंटिस्ट नहीं, साइंटिस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं निकालनी है हमें क्रिटिकल थिंकिंग में। रिस्पेक्टिंग अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू दैट कैन बी अ पॉजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन, बट ये आपके क्रिटिकल थिंकिंग को सपोर्ट नहीं करता है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है जहाँ पे आप अपनी ही चीज़ों को वापस रिव्यू कर सकते हैं। दूसरा, अपनाई गई विधि के पक्ष में और उसके विरुद्ध पहलुओं को मालूम किया जा सकता है। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। Which of the following statement doesn't describe science and its process accurately? कौन सा कथन जो है विज्ञान और उसके प्रक्रम की सही व्याख्या नहीं करता? Science is an interdisciplinary area of learning. Scientists prefer a theory which explains a large number of observations based on fewer assumptions. Existing scientific theories and laws may be discarded in the light of new evidence. A good scientific theory must be non-falsifiable. ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट साइंस और इसकी प्रोसेस को अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं करेगा। साइंस, विज्ञान जो है वो अधिगम का एक अंतर्विषय परक क्षेत्र होता है, बिल्कुल सही बात है। जो साइंस है वो इंटरडिसिप्लिनरी एरिया होता है। हम 5th क्लास तक जो है ईवीएस की फॉर्म में साइंस को पढ़ते हैं, फिर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट हो जाती है। 11th-12th में आते आते हम उसको अलग अलग बिल्कुल पढ़ने लग जाते हैं। तो ये बिल्कुल इंटरडिसिप्लिनरी एरिया होता है। साइंटिस्ट एक थ्योरी को प्रेफर करते हैं जो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करता है बेस्ड ऑन फ्यूअर असम्पशंस। वैज्ञानिक उस सिद्धांत को ज़्यादा श्रेय देते हैं जो कुछ ही मान्यताओं के आधार पर अवलोकन की एक बड़ी संख्या की व्याख्या करता है, क्योंकि कोई भी थ्योरी जो होती है वो ऑब्जर्वेशन के बाद बनेगी, लेकिन जब आप उस ऑब्जर्वेशन को बार बार प्रैक्टिकल करके देखते हो। एग्जिस्टिंग साइंटिफिक थ्योरी एंड लॉ मे बी डिस्कार्डेड इन द लाइट ऑफ न्यू एविडेंस। जो नए प्रमाणों की रोशनी होती है उसमें हम वैज्ञानिक सिद्धांत और नियमों को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि साइंटिफिक थ्योरीज जो होती है वो धीरे धीरे चेंज होती रहती हैं। जैसे 2006 में हमने प्लूटो को हटा दिया, पहले प्लूटो जो है वो सोलर सिस्टम का एक पार्ट था। अ गुड साइंटिफिक थ्योरी मस्ट बी नॉन फॉल्सिएबल। एक अच्छा वैज्ञानिक सिद्धांत जो है उसको झूठा साबित करने की संभाव्यता नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पे क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि जो एक अच्छा साइंटिफिक प्रिंसिपल होता है ना वो फॉल्सिएबल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम चीज़ों को बार बार ऑब्जर्व करके उनको एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करते हैं। तो हो सकता है कि कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऐसे हों जिसको आप बाद में डिनाई कर दें। ठीक है, सो द ऑप्शन 4 विल बी नेगेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? लिक्विड इवेपोरेट ऑन हीटिंग। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जो लिक्विड्स होते हैं वो गर्म करने पे इवेपोरेट होते हैं। फिर है प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ गैस मोल। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि क्या तो कॉन्सेप्ट है, क्या प्रिंसिपल है, क्या इन्फेरेंस है, क्या लॉ है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि जब आप किसी भी चीज़ को डायरेक्ट बता देते हो, ठीक है, आप ना तो उसमें कोई रिसर्च कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, आपने डायरेक्ट ये चीज़ बोल दी कि लिक्विड जो होते हैं वो गर्म करने पे इवेपोरेट होते हैं। तो ये क्या है, एक प्रिंसिपल है, यानी कि एक सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत को आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे बार बार। इस चीज़ को जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो ये एक लॉ बनता है कि प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के कांस्टेंट टेम्परेचर और गैस मोल पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने इस प्रिंसिपल को बार बार रिसर्च करके देखा है और जब कंफर्मेशन मिला है तब हमने इस चीज़ को क्या बनाया, नियम बनाया है। लॉ जो होते हैं वो नॉन चेंजेबल होते हैं, जबकि थ्योरीज जो होती है वो चेंजेबल होती हैं। ठीक है, लॉ जो होता है वो ये डिफाइन करता है कि कोई भी चीज़ कैसे हो रही है। क्लियर, कोई भी चीज़ जो हो रही है वो कैसे होगी, तो वो होता है आपका लॉ। तो यहाँ पे लिक्विड्स इवेपोरेट ऑन हीटिंग, तो ये क्या है, एक सिंपल स्टेटमेंट है जो आपको डायरेक्ट बता दिया गया है। फिर प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये फॉर्मूला आपने ऑब्जर्व करके निकाला होगा ना। तो ये क्या है, आपका एक लॉ है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और नंबर ऑफ गैस मोल्स पर जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। Which of the following is an alternative conception? Shiny object reflect more light than dull object. Light travels from one source to the object and then to eye for an object to be seen. The convergent lens changes the speed of light. Light travels in a straight light in a medium. यहाँ पे पूछा है कि वैकल्पिक अवधारणा जो है इनमें से कौन सी है। चमकदार वस्तु जो होती है वो धुंधली वस्तु से ज़्यादा प्रकाश परावर्तित करती है, बिल्कुल सही बात है,
कि जो शाइनी ऑब्जेक्ट होता है वो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है एज कम्पेयर टू द डल ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु के दिख पाने के लिए प्रकाश स्रोत से वस्तु की ओर और फिर नेत्र की ओर यात्रा करती है। अभिसारी लेंस जो होता है वो प्रकाश की चाल को परावर्तित कर देता है और किसी भी माध्यम में प्रकाश जो है वो एक सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश जो है वो एक सीधी रेखा में गमन करता है, ये बात तो सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है आपसे पूछा है कि ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन जो है वो यहाँ पे कौन सा है। ये एक ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन का मतलब होता है कि जहाँ पे एक ऐसा आइडिया हम देते हैं जिसपे बच्चे जो होते हैं ना और एडल्ट्स वो बहुत सारी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को उस चीज़ को यूज़ करने के लिए काम में लेते हैं जो जनरली उस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन या कॉन्सेप्ट से मैच नहीं होता। क्योंकि ये वाली जो बात है, लाइट ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू द ऑब्जेक्ट, लाइट जो है वो सोर्स से ऑब्जेक्ट वस्तु के दिख पाने के लिए प्रकाश जो है वो स्रोत से वस्तु की ओर और फिर नेत्र की ओर यात्रा करता है। तो ये तो एक साइंटिफिक थ्योरी है, मतलब ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि बच्चे और जो टीचर्स हैं वो इस चीज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक्सेप्टेड साइंटिफिक थ्योरी लेते हैं। अभिसारी लेंस प्रकाश की चाल को परावर्तित कर देता है, सही है। किसी माध्यम में प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, ये भी सही है। लेकिन ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन का मतलब होता है जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक ऐसी चीज़ यूज़ करते हो जो आपका साइंटिफिक थ्योरी से जिसका लेना देना नहीं होता है, ठीक है। ये मतलब शेलिंग थ्योरी होती है, मतलब इसमें कोई फिनोमेना नहीं होता है कि आप कैसे उस चीज़ को साइंटिफिकली प्रूव करोगे, ठीक है। सो दिस इज योर ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन। बेसिकली ये होता है जब दो या दो से ज़्यादा कंसेप्शन हो सेम फिनोमेना के, तब हम ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे शाइनी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन डल ऑब्जेक्ट, इसको साइंटिफिकली कहीं प्रूव नहीं किया है, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव थ्योरी समझाने के लिए हम क्या करते हैं, इस लाइन को बोल देते हैं। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। साइंस अंडरगोज पैराडिगम शिफ्ट, जो विज्ञान है उसमें प्रतिमान परिवर्तन होता है। When several anomalous observations have accumulated, the existing theory is in a state of crisis. तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक चीज बोली है कि विज्ञान जो है उसमें प्रतिमान परिवर्तन होता है जब कई असंगत अवलोकन एकत्रित किए जाते हैं, तो जो वर्तमान सिद्धांत होता है वो संकट अवस्था में आता है। साइंस में आप क्या करते हो, पहले चीज़ों को इकट्ठा करते हो, ठीक है। चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद आप क्या करते हो, उस पर बार बार रिसर्च करते हो। रिसर्च करने के बाद हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। बेसिकली अब साइंस में क्या होता है, हम कुछ चेंजेस लाते हैं, ठीक है। मतलब पैराडिगम शिफ्ट होता है जिसमें आप एक कंप्लीट चेंज या फिर इम्पोर्टेंट चेंज जो है उसको आप एक्सेप्ट करते हो। मतलब साइंस में अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसको आप इजीली एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट हो चाहे वर्ल्ड वाइड व्यू हो, उसमें हम बेसिकली उसको एकम्प्लिश करके उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ये या तो वाइड वैरायटी पे भी हो सकता है या फिर एक पर्टिकुलर लाइन पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो सही है कि साइंस अंडरगोज पैराडाइम शिफ्ट, मतलब साइंस में हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होते हैं या फिर एक महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें एक मेजर चेंज हम लाते हैं, ठीक है। वो वाइड वैरायटी पे भी हो सकता है, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। अब दूसरा ये होता है कि जब बहुत सारे एनोमेलस ऑब्जर्वेशन होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम ऑब्जर्व करके एक्यूमुलेट करते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग थ्योरी होती है वो चेंज होती है, मतलब वर्तमान सिद्धांत जो है वो संकट अवस्था में आ जाता है। जैसे अब अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो 2006 तक हम प्लूटो को अपना पार्ट मान रहे थे, लेकिन एकदम से एक एनोमेलस ऑब्जर्वेशन हुआ और एग्जिस्टिंग थ्योरी जो है वो क्राइसिस में आई और हमने क्या किया, प्लूटो जो है उसको वहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो आप साइंस में जो है वो चीज़ों को परिवर्तित कर सकते हो। सो आई जस्ट होप कि आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। रीड द फॉलोइंग एक्सर्प्ट from class 8 science NCERT book. In an ancient time, people didn't understand the cause of these sparks. They were therefore afraid of lightning and thought that the wrath of gods were visiting them. Now, of course, we understand the lightning is caused by the accumulation of charges in the cloud. In 1752, Benjamin Franklin showed that lightning and the spark from clouds are essentially the same phenomena. What aspects about science are highlighted in the above excerpt?
तो यहाँ पे पूछा है कि कक्षा 8 के विज्ञान की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, अंततः वे तड़े से डरते थे, सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण यह हुआ है। अब वास्तव में हम ये जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दर्शाया था कि तड़ित और आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है। उपरोक्त उदाहरण में विज्ञान के किन पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है? एक सार्वत्रिक वैज्ञानिक प्रक्रम विद्यमान है, विज्ञान प्रकृति में अनंतिम है, विज्ञान आनुभाविक प्रमाण पर आधारित है, वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में नियम और सिद्धांत एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। अ यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड एग्जिस्ट नहीं, यहाँ पे कोई यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड यूज नहीं हुआ है। साइंस इज टेंटेटिव इन नेचर, ये बात सही है कि साइंस जो है वो टेंटेटिव होती है और ये बिल्कुल एक पॉजिटिव नेचर होता है साइंस का। साइंस इज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि जो लाइटनिंग है वो रेथ ऑफ गॉड नहीं है, बल्कि उन्होंने एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज जो है उसको उस चीज़ से रिलेट करके प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को डिफाइन किया कि जो बादल होते हैं उनमें चार्ज होता है, जिसकी वजह से जब सेम चार्ज आपस में टकराते हैं तो घर्षण होता है, उसकी वजह से थंडरिंग होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, विज्ञान जो है वो आनुभाविक प्रमाण पर आधारित होती है। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू इनकैलकुलेट scientific temper among your student? Exploring immediate environment through inquiry, asking learners to recall concept and principle of science, encouraging student to ask questions, fostering the values of truth through experimentation and open mindedness. अपने बच्चों में वैज्ञानिक स्वभाव को आत्मसात करने के लिए आप क्या क्रियाकलाप से चरण अपनाएंगे? जांच के द्वारा तात्कालिक पर्यावरण की खोज करना, बच्चों को विज्ञान के संप्रत्ति और सिद्धांतों को स्मरण करने के लिए कहना, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, सत्य के मूल्य को खुली मानसिकता और प्रयोग के द्वारा विकसित करना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जब बच्चा खुद से डिस्कवरी करके बच्चा खुद ही एक्सप्लोर कर रहा है और इमीडिएट एनवायरनमेंट जो है उसको पर्यावरण की खोज जांच के थ्रू वो कर रहा है, तो ये तो पॉजिटिव चीज़ है। इसमें बच्चा साइंटिफिक टेम्पर जो है उसको अपने अंदर डेवलप करेगा, तो ये पॉजिटिव है। बच्चों को रिकॉल करने के लिए कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल ऑफ साइंस को नहीं, जहाँ पे भी रिकॉल वर्ड आता है ना, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा आपका रोट मेमोराइजेशन होता है। बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज करना बिल्कुल पॉजिटिव है। बच्चों के अंदर ट्रूथ, एक्सपेरिमेंटेशन और ओपन माइंडनेस जो है उसको फोस्टर करना, ये भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पे बच्चे के अंदर आप सत्य के मूल्य को खुली मानसिकता प्रयोग के द्वारा विकसित करते हैं। तो यहाँ क्या होगा आपका A, C एंड D। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। यू आर डिस्कसिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन इन क्लास 7th। यू टेल स्टूडेंट मॉइस्ट एयर इज नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन नेल। आप कक्षा 7 के बच्चों में रस्टिंग ऑफ आयरन को डिस्कस कर रहे हैं। आप बच्चों को बताते हैं कि मॉइस्ट एयर जो है वो रस्टिंग ऑफ आयरन नेल के लिए जरूरी होती है। वन ऑफ योर स्टूडेंट आस्क वुड आयरन नेल रस्ट इफ केप्ट इन बॉइल्ड वाटर। जो आयरन नेल है क्या वो जंग खाएगी जब उसको गर्म पानी में रखा जाता है? तो अब आप इस क्वेरी को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? आस्क द स्टूडेंट टू डिस्कस द क्वेश्चन विद पीयर्स एंड फाइंड एन आंसर। बच्चों को बोलेंगे कि क्लासमेट्स के साथ उसको डिस्कस करो और आंसर मालूम करो। आस्क द स्टूडेंट टू रीड द टेक्स्ट बुक एंड कम विद द आंसर इन द नेक्स्ट क्लास। बच्चों को बोलेंगे कि टेक्स्ट बुक पढ़ो और अगले दिन क्लास में आंसर के साथ आओ। असिस्ट द स्टूडेंट इन डिजाइनिंग एन इन्वेस्टिगेशन। बच्चे की मदद करेंगे एक इन्वेस्टिगेशन यानी कि खोज को डिजाइन करने में, इन्वॉल्विंग प्लेसिंग द नेल्स, जहाँ पे हम जो आयरन नेल है उसको अलग अलग पानी में प्लेस करेंगे डिफरेंट कंडीशंस में, और जो भी रिपोर्ट आएगी उसको क्लास में हम डिस्कस करेंगे। रिजॉल्व स्टूडेंट्स क्वेरी फॉर प्रोवाइडिंग द करेक्ट आंसर टू हर क्वेश्चन। बच्चे जो है उसकी क्वेरी जो है उसको क्या करेंगे, सही उत्तर देके उसकी जिज्ञासा का निराकरण करेंगे। ये तीनों क्या है, नेगेटिव है। जबकि लोहे पर जंग लगने की हम चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा में जरूरी है जब बच्चा एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब कील को उबलते जल में रखेंगे तो उस पर जंग लगेगा, तो उस केस में हम अलग अलग कंडीशंस में कील को एक रखेंगे, खोज की अभिकल्पना करेंगे और जो परिणाम है उसको कक्षा में साझा करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 89। अ टीचर वांट्स टू यूज इंक्वायरी अप्रोच। टीचर जो है वो इंक्वायरी अप्रोच को यूज कर रहा है टू आइडेंटिफाई सब्सटेंसेज यूजिंग डिसॉल्विंग टेस्ट। व्हाट वुड बी द करेक्ट ऑर्डर फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग टास्क? स्टूडेंट्स आर गिवन अननोन सैंपल्स marked A, B, C, D consisting of sugar, salt, alum and sand. Students see animation to help explain that substances are made up of different atoms so they dissolve differently. Students check the solubility of substance A, B, C, D in different liquid.
टीचर ने घोल परीक्षण के द्वारा नमक और चीनी की पहचान करने के लिए जांच उपागम का उपयोग किया। निम्नलिखित कार्य को करने का सही क्रम क्या है? बच्चों को नामांकित अज्ञात नमूने ABCD दिए गए जो चीनी, नमक, फिटकरी और रेत है। बच्चों को सजीव चित्रण द्वारा यह दिखाया गया कि पदार्थ अलग अलग परमाणुओं से बना है, इसलिए वे अलग अलग तरीके से घुलते हैं। विभिन्न पदार्थ ABCD की घुलनशीलता का परीक्षण अलग अलग लिक्विड्स में करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, आप बच्चे को अननोन सैंपल्स देंगे ABCD, जो चीनी, नमक, फिटकरी और रेत है। बच्चे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। फिर बच्चा क्या करेगा, ABCD की जो सोल्यूबिलिटी है उसका टेस्ट करेगा अलग अलग लिक्विड्स में, ठीक है। पानी में डाल दिया, दूध में डाल दिया, तेल में डाल दिया। फिर बच्चा जो है वो लाइव डेमो देखेगा। सजीव चित्रण के द्वारा ये दिखाया जाएगा कि जो एटम होता है, पदार्थ जो होता है वो अलग अलग परमाणुओं से मिलके बना होता है, इसलिए वो अलग अलग प्रकार से घुलते हैं। तो यहाँ क्या होगा, A, C एंड B। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कैरेक्टराइज ऑफ ए डेमोक्रेटिक साइंस क्लासरूम? लोकतांत्रिक विज्ञान कक्षा का चित्रण क्या नहीं करता? लोकतांत्रिक विज्ञान कक्षा का मतलब होता है जहाँ पे बच्चे बहुत फ्रीली टीचर के साथ क्वेश्चंस कर सकें। टीचर प्रोवाइड ए सेफ स्पेस फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। बच्चा जो है उसके लिए एक ऐसा एरिया प्रोवाइड करना जहाँ पे बच्चा अपने क्वेश्चंस को इजीली रख पाए, पॉजिटिव है। शिक्षक अनुशासन को बनाए रखने के लिए नैतिक अधिकारी की भूमिका निभाता है। जहाँ पे भी टीचर रोल प्ले करेगा मोरल अथॉरिटी का, मतलब बच्चा क्या हो गया, डर गया, पैसिव हो गया। टीचर कल्टीवेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी अमंग स्टूडेंट, यानी कि टीचर बच्चों में सांस्कृतिक विविधता की समझ उत्पन्न करता है, पॉजिटिव है। टीचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट टू डिस्कस प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड क्वेश्चन द बेसिस ऑफ देयर डिसीजन। टीचर जो होता है वो बच्चे को निर्णय लेने के प्रक्रम पर चर्चा करने और उनके निर्णयों का आधार क्या है इस पर प्रश्न पूछने के अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आया है। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।